हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे कैपेसिटर के टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। जैसा कि देख रहे थे, उसमें हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर देख लिए थे। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो सिलेंडर, दो होलो सिलेंडर हम लेंगे और उसमें हम एक पे चार्ज प्लस क्यू देंगे, एक पे चार्ज एग्जैक्टली उतना ही चार्ज माइनस क्यू देके इस टाइप से उसका शेप बनाएंगे। दोनों होलो स्फीयर रहेगा। इंटरनल वाले पे हम दे देते हैं माइनस क्यू, किसी पे भी प्लस क्यू और माइनस क्यू दे सकते हैं आप। बस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और नेचर अलग अलग होना चाहिए, तभी तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब इसको हम कुछ इस टाइप से बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए, दोनों का लेंथ हम सेम रखेंगे, एक का रेडियस ए। अब ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस जो होगा ये ए ले लेते हैं और ये डिस्टेंस, मतलब एक का रेडियस ए और एक का रेडियस बी लेंगे। इस टाइप से हम इसका शेप बनाए हैं। हमको क्या निकालना है? सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। पहला तो ये क्लियर हो गया होगा कि हम सिलिंड्रिकल प्लेट या स्फेरिकल प्लेट इस टाइप से बनाते हैं, और इसमें हम एक जनरलाइज केस हमेशा लेते हैं। अब जनरलाइज केस किस टाइप से लेंगे हम? अब ध्यान से देखिए, ये तो आपका शेप बन गया। दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए, रेडियस एक का ए एक का बी, यानी इस टाइप से हम इसको प्रोड्यूस किए। अब हम इसमें लेंगे एक जनरलाइज केस। हम क्या निकालते हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, Q बराबर सी भी। सो C इज इक्वल टू Q बाई बी। एक पे अगर हम माइनस क्यू इंटरनल पे दिए हैं तो बाहर वाले प्लस क्यू देंगे एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए अगर दो अपोजिट नेचर का रहेगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो क्या हम बना सकते हैं, दोनों के बीच का पोटेंशियल जनरेट होगा, और पोटेंशियल जनरेट होगा तो चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है। अब ध्यान से, जैसा कि आपको पता है करंट का जो ट्रांसफर होता है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो पोटेंशियल क्रिएट आपको करना पड़ेगा। एक पे प्लस क्यू दिए, एक पे माइनस क्यू। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट नेचर अलग अलग होना चाहिए, जिसके वजह से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो। अब ध्यान से देखिए, एक हम जनरलाइज पॉइंट लेंगे उस पॉइंट पे, क्योंकि इसमें हमको क्या चाहिए, कैपेसिटेंस जब भी निकालना होता है तो चार्ज तो आपको पता होता है, चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे जितना चार्ज होता है वही उस कैपेसिटर का चार्ज कहलाता है। याद रखिएगा, जो पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट इज ए चार्ज ऑफ कैपेसिटर, इज ए चार्ज ऑफ कैपेसिटर। उस कैपेसिटर का चार्ज वही कहलाता है जो उसके पॉजिटिव प्लेट पे होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट पे जितना मैग्नीट्यूड का होता है उतने मैग्नीट्यूड का नेगेटिव प्लेट पे भी होता है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे होता है वही उस कैपेसिटर का चार्ज कहलाता है। अब चार्ज तो हमको पता है, अब हमको क्या निकालना है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि देखिए एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू के बीच में कुछ तो पोटेंशियल क्रिएट होगा, क्योंकि जब तक पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा चार्ज का फ्लो जो होता है वो आपको पता ही है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो एक हाइयर पोटेंशियल बनेगा, एक लोअर पोटेंशियल बनेगा, तभी तो करंट का मूवमेंट होगा। तो ध्यान से देखिए, एक पे प्लस क्यू दिए एग्जैक्टली, दूसरा पे माइनस क्यू दिए।
अब प्लस क्यू हम बाहर वाले पे दे दिए, सिंपल सा बात है, समझिए पॉजिटिव चार्ज इस टाइप से इसमें होगा, पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली नेगेटिव चार्ज इसके अंदर वाले जो होलो सिलेंडर होगा इस पे नेगेटिव चार्ज इस टाइप से होगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ये कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस इज चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। इस दोनों के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द कैपेसिटेंस। इसे कहते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब ध्यान से देखते हैं इसको किस टाइप से हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। अब एक पॉइंट को लेट्स दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, हमको क्या निकालना है ए माइनस बी, वी ए माइनस वी बी, क्योंकि हमको पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर का अलग अलग निकालना है। दोनों के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, वही उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। तो हमारा अब मकसद क्या होगा, चार्ज तो हमको पता है कि प्लस क्यू दोनों पे है, अब हमको ये निकालना है कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अगर ये पता चल जाए तो हम कह सकते हैं कि उस सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। अब हमारा पूरा फोकस रहेगा वी ए माइनस वी बी निकालने में। अब ध्यान से देखते हैं, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैरी कर रहा है और इसमें पोटेंशियल भी वैरी कर रहा है, तो इसमें हमको इंटीग्रेशन का थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करके एक जनरलाइज केस लेते हैं। इसके बीच में एक पॉइंट हम ले लेते हैं, ए और बी के बीच में एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, ए और बी के बीच में, जिसका रेडियस ए से बड़ा हो बट बी से छोटा हो। तो एक जनरलाइज केस ले लेते हैं, इसका जो डिस्टेंस होगा वो सेंटर से हो जाना चाहिए। लेट्स दिस डिस्टेंस इज आर, स्मॉल आर। यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ये आपका हो जाएगा स्मॉल आर। अब हमको क्या निकालना है कि इस स्मॉल आर पे पोटेंशियल कितना है, और पोटेंशियल अगर हमको किसी जनरलाइज केस पे पता चल जाएगा, उसके बाद उस पोटेंशियल को हमको इंटीग्रेट कर लेंगे, जिससे हमारा टोटल पोटेंशियल आ जाए, दैट इज वी ए माइनस वी बी। और हमको अगर पोटेंशियल निकल गया तो हम उस सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो हमारा पूरा फोकस रहेगा वी ए माइनस वी बी निकालने के लिए। इसीलिए हम एक जनरलाइज केस ले लिए, जनरल पॉइंट ले लिए, विच इज आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विच लाइज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी। तो इसके बीच में हम एक जनरल पॉइंट ले लिए, वहां पे हम देखते हैं कि उस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा उस पॉइंट पे। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे। अब ध्यान से देखते हैं वी ए माइनस, पूरा फोकस अब हमारा रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में। अब ध्यान से देखते हैं वी ए माइनस वी बी किस टाइप से निकाल पाएंगे। पोटेंशियल ए हुआ आपका आउटर सिलिंड्रिकल और ये हुआ बी हुआ आपका इनर सिलेंडर। अब इसके बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो किस टाइप से निकालते हैं, अब जनरल पॉइंट पे निकाल के लास्ट में हम इंटीग्रेट कर लेंगे। अब आर डिस्टेंस पे क्या होगा, जैसा कि आपको पता होगा, आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से आपको पता होगा कि पोटेंशियल होता है ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं वी ए माइनस वी बी। अगर आपको किसी का भी पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल जो होता है ई डॉट डी आर होता है। ई क्या है यहाँ पे, ये आपको है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। डी आर है वहां से सेंटर से डिस्टेंस, या इसको आप कह सकते हैं एलिमेंट्री डिस्टेंस। एलिमेंट्री डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर।
सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होता है उसका जो एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट मतलब उसको छोटा सा पार्टिकल, उसी को कहते हैं। तो ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे, वही आपका आएगा वी ए माइनस वी बी। अब ध्यान से देखते हैं ई का वैल्यू क्या होता है इस सेंस में, जब हम सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर का आर डिस्टेंस पे, मतलब सेंटर से आर डिस्टेंस पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। तो ये शायद आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये हम पहले बता चुके हैं, लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। शायद ये हम पहले किसी लेक्चर में ये पहले भी हम बता चुके हैं, तो ये हम इस पे टाइम ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे। क्या होता है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। ध्यान से देखिए कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मतलब वेरी कर रहा है, तो जब वेरी करता है तब हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। जब कांस्टेंट रहता तो सिंपली लिखते ई डॉट आर, ई डॉट डी ए। अगर ये कांस्टेंट होता इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्ट हम लिख देते ई डॉट आर दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। लेकिन यहाँ पे ये वेरी कर रहा है तो इसका इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ध्यान से देखिए ये आर पे डिपेंड कर रहा है, लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब आर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा, यानी कि आर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा चेंज कर रहा है। तो जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। सो अब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये जो है आर पे मतलब वेरी कर रहा है। आर का वैल्यू अगर हम बड़ा करेंगे तो इसका वैल्यू कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब आप इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकल गया, आप सिंपली इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, ये बहुत ही चैलेंजिंग है। अब ध्यान से देखिए हम आर क्या लिए हैं, आर को जनरलाइज केस लिए हैं, जनरल पॉइंट लिए, तो आर का मिनिमम वैल्यू, ध्यान से देखिए ये घटते 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 जब ये लोअर सिलिंड्रिकल पे आ जाएगा, ध्यान से देखिए 2 सिलिंडर लिए, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, बीच में थोड़ा सा हम गैप रखते हैं हर किसी में। जैसे हम पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बता रहे थे तो उसमें भी थोड़ा सा हम गैप रखते हैं, ये जो गैप होता है इसको डी कहते हैं। तो इसका भी हम कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। और जब हम सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर लिए थे तो उसमें भी 2 सिलिंडर 2 स्फेरिकल सेल लिए थे, उसके बीच में थोड़ा सा गैप रखे थे, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, बाहर वाले पे प्लस क्यू अंदर वाले पे माइनस क्यू। इस टाइप से हम दोनों के बीच में पोटेंशियल जनरेट करते हैं और यही पोटेंशियल उसमें करंट सप्लाई करता है। तो अब हमको निकालना है पोटेंशियल, तो यही वाला हम करेंगे। तो ध्यान से देखिए इसका लिमिट क्या होगा, मिनिमम लिमिट इसका ए होगा, यानी घटते घटते ये आर का वैल्यू ए जाएगा, यानी इस सिलेंडर पे आ जाएगा अंदर वाले सिलेंडर पे, और बढ़ते 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 इसका वैल्यू बी हो जाएगा। सो ए से बी इसका लिमिट हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे, लैम्डा का वैल्यू आपको पता है, ए से बी लैम्डा का वैल्यू रख देंगे। अब लैम्डा क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ध्यान से देखिए इसमें हम थोड़ा सा लिख देते हैं, लैम्डा जो है यहाँ पे इसको लिख दीजिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। ध्यान से देखिए लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये क्या है, लैम्डा दैट इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज जो है उसका लेंथ, इसका टोटल लेंथ एल ले लीजिए, तो इसका जो चार्ज है पूरा एल लेंथ में डिवाइड है। सो चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, ये आपका हो जाता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ध्यान से देखिए एक होता है सिग्मा, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है, सिग्मा का वैल्यू एक्चुअली में होता है चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, जब होता है तो लीनियर चार्ज होता है, जब हम इसको एरिया से डिवाइड करते हैं तो ये सिग्मा होता है। एग्जैक्टली एक और चीज आपको बता है जिसको कहते हैं, आप इसको डेल्टा ई पढ़ सकते हैं, चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम
वॉल्यूम में जब ये पूरा का पूरा चार्ज मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तब हम एक नया टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। इसका भी एप्लीकेशन आपको हम दिखाएंगे। तो 3 टर्मिनोलॉजी हम यूज किए। अगर वो लेंथ पे हो तो उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ध्यान से देखिए, एक हुआ आपका, इस तीनों टर्मिनोलॉजी का हम बार बार कभी ना कभी इस्तेमाल करेंगे। सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आपका हो जाएगा। इसको डेल्टा कुछ भी बोल दीजिए, ये सिंपल सा बात है, ये सब लैटिन वर्ड है। इसको आप बस एज ए समझिएगा कि इसका मतलब होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब चार्ज पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया। चार्ज पूरा एरिया में डिवाइड हो तो उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज बस लेंथ में डिवाइड हो तो उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो ये तीनों का एप्लीकेशन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं करना है। बाकी अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब यहां देख रहे थे इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है। अब ध्यान से देखते हैं, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, ये हम पहले बता भी चुके हैं। और यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा आर एक्चुअली में वेरिएबल है, इंटू डी आर, ये आपका आ जाएगा वी ए माइनस वी बी के बराबर हो जाएगा। सो अब जो कांस्टेंट टर्म है, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जाएगा। तो बाहर आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इंटीग्रेशन में वो बाहर हो जाता है, ए से बी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे डी आर बाय आर। इंटीग्रेशन का हम सेपरेट लेक्चर लिए हैं तो वो जाके आप देख सकते हैं। और इसका इंटीग्रेशन का सिंपली वैल्यू आपका आ जाएगा अब डी आर बाय आर, मतलब डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर उसी में मौजूद हो तो वो ln हो जाता है। ये हम इस पर हम सेपरेट लेक्चर लिए हैं तो वो हम आपको टाइम ज़्यादा उस पर हम स्पेंड नहीं करेंगे। तो यहाँ आपका आ जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका हो जाएगा आपका ln, मतलब लॉग जिसका बेस e होता है उसको ln कहते हैं, ln r। इसका अपर लिमिट आपका क्या हो जाएगा, अपर लिमिट b, लोअर लिमिट a। अब इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर हो जाएगा ln b माइनस ln a, दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप लिख सकते हैं ln b बाई ln a। तो ये आपका आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल क्या आ गया, यानी कि वी ए माइनस वी बी का वैल्यू आपका क्या आ गया, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाय a। अब पोटेंशियल निकल गया, चार्ज पता है तो आपको कैपेसिटेंस निकल जाएगा, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्यू तो आपको पता है, इस पे कितना चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट किए, क्यू चार्ज। इसका वी ए माइनस वी बी भी आपको पता है। सो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा हम अभी बताए थे, लैम्डा जस्ट इक्वल टू क्यू बाय एल होता है। अब लैम्डा का वैल्यू भी वहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा का जब वैल्यू पुट कर देंगे तो लैम्डा क्या होता है, क्यू बाय एल लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ln b बाय a। क्यू से क्यू कैंसिल, बाकी आप इसको थोड़ा सा इजी करें तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। अब उसको थोड़ा सा इजी करेंगे तो आपका वैल्यू आपका आ जाएगा C इज इक्वल टू 2 पाई आर, ऊपर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा L, हाँ तो L भी ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई L, यहाँ पे हो जाएगा ln b बाय a। ये आपका आ गया कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। ये कभी कभी आपसे पूछ भी देता है, और याद रखिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब वैरी करे, डिस्टेंस पे डिपेंड करे,
तो आपको इसी टाइप से उसको इंटीग्रेट करके उसका कैपेसिटेंस निकालना होगा उस सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर का। सो ये मत समझिए कि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन इसलिए क्योंकि अगर कुछ भी चेंज कर दे तो आपको डेरिवेशन आपको समझ में आना चाहिए। बाकी आपका कैपेसिटेंस है, ये आपका आ गया सी, यानी कैपेसिटेंस ऑफ cylindrical plate capacitor, cylindrical plate capacitor। ध्यान से देखिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा और इसके लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखें, C इज इक्वल टू, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इसको लिख सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। यानी ये चार्ज मतलब आप चार्ज कितना भी बढ़ाएं, हम तीनों देखें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और लास्ट में हम, तो तीनों पे हम क्या देखें, कॉमन चीज, तीनों चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब चार्ज के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, तीनों एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है, यानी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम पे डिपेंड करता है, ये जो है लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और बाकी तो 2 पाई तो कांस्टेंट है। तो ये कैपेसिटेंस हम ये देखें कि ये जो है चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अब हम देखेंगे, हम जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में देखे हों, चाहे वो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के केस में देखो हों, चाहे हम सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर के केस में, तो उसमें डायरेक्ट हम यूज किए थे, उसको हम थोड़ा सा एक बार हम एनालाइज कर देते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। एक हम क्या निकाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेन शीट, या कहीं जगह पे बुक पे आपको इनफाइनाइट भी लिखा रहे, तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो क्या इनफाइनाइट प्लेन शीट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। क्योंकि देखिए हमको पोटेंशियल निकालना हर बार होता था, पोटेंशियल निकालने के लिए हर बार हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, तो बहुत बार तो हम बस कह दिए कि ये आप याद रखिए। वो कैसे आए उसको हम डेराइव करके हम बताते हैं यूजिंग गॉस लॉ। इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, जो आपके लिए शायद क्लियर हो जाए। उसके बाद हम फिर आगे इसमें हम देखेंगे कैपेसिटर में, इसको हम थोड़ा सा डेराइव कर लेते हैं। अब ध्यान से देखते हैं, एक प्लेन शीट लिए, प्लेन शीट मतलब सिंपल सा बात है, पीस ऑफ पेपर, दैट इज प्लेन शीट। और प्लेन शीट के अगर आप ध्यान से देखिए, जैसे ये कॉपी है, इसका एक पेज हम लिए, ये आपका हो जाएगा प्लेन शीट, दिस इज द प्लेन शीट। अब इस प्लेन शीट के इस समझिए कि इतना बड़ा प्लेन है, अब इसके जस्ट बगल में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज प्लेन शीट या इनफाइनाइट शीट। अब इनफाइनाइट का क्या कंसेप्ट है वो हम आपको बताते हैं। अब जैसा कि इस प्लेन शीट का लेंथ अगर 10 मीटर हो, 10 मीटर हो, और इससे हमको इस प्लेन शीट, समझिए प्लेन शीट है, इससे हमको इतना डिस्टेंस पे लेना है, उसका जो रेडियस रहे, मतलब रेडियस वो आपका रहे 0.001 mm। तो ध्यान से देखिए, इसको अगर L लें, इसको L मतलब उसका लेंथ, तो L इज वेरी 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 ग्रेटर देन विथ रिस्पेक्ट टू R, सो इट इज कोल्ड, इसके रिस्पेक्ट में हम इसको इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। सो इन्फिनिटी वाला कंसेप्ट जो है वो बहुत ही वैलिड है कि L जो है बहुत 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 ज़्यादा है, इट इज़ मच 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 ग्रेटर देन विथ रिस्पेक्ट टू R। मतलब प्लेन शीट हो, उसके हम 0.00 mm पे हम उसका क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। क्योंकि हम जितना कम डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए, उतना हमको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है उसके अगल बगल उस प्लेन शीट के जस्ट क्लोज टू, आप ये भी समझ सकते हैं, क्लोज टू प्लेन शीट, उस प्लेन शीट का या इनफाइनाइट शीट का आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम किस टाइप से निकालेंगे,
तो इसको निकालने के लिए, जैसा कि हम पहले गॉस लॉ पे एक सेपरेट लेक्चर हम पहले ले चुके हैं, तो हम उस पर ज़्यादा खर्चा करेंगे नहीं अपना टाइम, डायरेक्ट हम आ जाएंगे इस पे कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब देखिए वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बाकी कंसेप्ट तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको डायरेक्ट भी हम बहुत बार यूज करते हैं। तो ये इनफाइनाइट वाला कंसेप्ट बस इतना है कि उसका लेंथ इतना ज़्यादा बड़ा होता है, इतना ज़्यादा, क्योंकि 10 मीटर के रिस्पेक्ट में 0.111 mm बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए उसको हम इनफाइनाइट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा सीट है जिसका लेंथ इतना ज़्यादा है कि मतलब इनफाइनाइट, तो वो कंसेप्ट नहीं है। इसका लेंथ जो होता है मच 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 ग्रेटर देन विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस, दैट इज 0.11 mm। सो ये जो इनफाइनाइट वाला कॉन्सेप्ट है, इसको लार्ज भी कहीं कहीं इनफाइनाइट भी लिख देता है। अब ध्यान से देखते हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो है, अब कैसे निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालना हमको होता है तो हम हमेशा जाते हैं गॉस लॉ पे। जैसा कि इस पे हम पहले भी लेक्चर ले चुके हैं, फिर भी हम थोड़े टाइम के लिए हम इसको बता देते हैं कि किस टाइप से डेराइव हम किए थे, जिससे आपको कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे हम एक इस टाइप से होलो सिलेंडर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, इस टाइप से हम, एक्चुअली में ये गॉसियन सरफेस होता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं गॉस लॉ में, तो ज़्यादा हम इस पे टाइम खर्चा करेंगे नहीं। तो ध्यान से देखिए कि कुछ इस टाइप से रहेगा। अब ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इस पॉइंट पे निकालना है, तो पहले हम उसको एक गॉसियन सरफेस, इसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में एक्चुअली में गॉसियन सरफेस हम करते क्या है, जब भी हमको किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो इसको कहते हैं क्लोज्ड, इसीलिए हम क्लोज्ड सरफेस हमेशा लेते हैं जिस भी पॉइंट पे हमको निकालना होता है। तो ध्यान से देखिए, एक प्लेन शीट है, उसको हम पहले क्लोज्ड सरफेस, इसी को आप कह सकते हैं गॉसियन सरफेस। ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, तो इसको हम इस टाइप से क्लोज्ड लेते हैं, तो इसी को कहते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। अब हमको इसका क्या निकालना है, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जल्दी जल्दी से हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कंसेप्ट क्या है, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। अब ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी ए क्या है, एरिया वेक्टर, दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। मतलब इस जो पर्टिकुलर एरिया है जिसको हम क्लोज्ड किए हैं, इसीलिए इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। कि ये जो सरफेस, ये गॉस लॉ तभी लगता है जब वो पूरा का पूरा पैक्ड सरफेस हो, पूरा का पूरा पैक्ड हो, तभी हम यूज करते हैं गॉस लॉ। तो इस पे इनक्लोज्ड का मतलब है कि इस जो एरिया बाउंडेड हम किए हैं, इसके अंदर कितना चार्ज है, इनक्लोज्ड divided by epsilon naught. This is the permittivity of vacuum. अब ध्यान से देखते हैं, ये क्या है, यही कंसेप्ट आपको गॉस लॉ का करता है कि E डॉट डी ए, इसीलिए इसको भी क्लोज्ड कहते हैं। यानी कि ये जो है गॉस लॉ तभी आप लगाइएगा जब गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस का मतलब इट इज क्लोज्ड पैक्ड सरफेस। सो E डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू, ये क्या है, एरिया। अब याद रखिएगा हमेशा एक चीज, एरिया के बारे में हम बता रहे हैं, एरिया हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जिस भी प्लेन में आप ले रहे हैं। जैसे ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है, तो एरिया जब भी इसका एरिया का डायरेक्शन होगा, तो ये तो या तो आउट पार्ट ऑफ द प्लेन, आउट पार्ट ऑफ दिस प्लेन, मतलब ये या तो इसके इन साइड में होगा या इसके आउट साइड में। मतलब क्या सीखे, मतलब ये कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो आप इसको लिख सकते हैं, एरिया इज, या एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, टू द प्लेन, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द दैट प्लेन, उसके हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, या तो आउट ऑफ द प्लेन या इन ऑफ द प्लेन। अब ध्यान से देखिए, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब ध्यान से देखिए Q इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम यूज करके निकालेंगे। अब इसको कुछ भी आप देर के लिए आप समझ सकते हैं, इसको पैक्ट रखें तो इसको ए नेमिंग आप दे सकते हैं, ABCD। आपको इसका क्या निकालना है, E.DA। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, सिंपली Q इनक्लोज्ड मतलब इस पैक्ट सरफेस में कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, वो जो होता है यही आपका गॉस लॉ भी होता है। इसी का गॉस लॉ पे हम सेपरेट लेक्चर ले चुके हैं, तो उस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं खर्चा करेंगे। बस ये हम आपको बता दिए कि एरिया वेक्टर या तो इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा या इनसाइड होगा। अब ध्यान से देखते हैं, इसको इस्तेमाल करके इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप से निकालेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, किसी भी पॉइंट पे आपको जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो पहले हम क्या लेते हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखते हैं, हमको देखना होता है कि इस पॉइंट पे हमको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है। तो ध्यान से देखिए, वहाँ पे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लीजिए। अब ध्यान से देखिए, इस पर फोर्स किधर लगेगा। अगर हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं इस पर, तो हम पहले ही प्लस क्यू चार्ज हम इस प्लेन शीट पे क्यू चार्ज हम पहले से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर चुके हैं। सो इस पे प्लस क्यू चार्ज क्या लगाएगा, रिपेल करेगा तो किधर लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वहां पे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लीजिए, उसका जो भी डायरेक्शन होगा उस पर या तो रिपेलिंग फोर्स लगेगा या अट्रैक्टिंग फोर्स, जिस भी डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया। अब यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सिर्फ BC के लिए हम बात कर रहे हैं। BC पॉइंट पे फोर्स इधर लग रहा है, सिंपल सा बात है, रिपेल कर रहा है तो फोर्स उधर ही लगेगा। हमेशा कहे थे कि एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर होता है तो इधर ही होगा। ये एरिया भी इधर ही हो गया। तो आपको क्या पता चला, एरिया भी उधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है। एग्जैक्टली इस पॉइंट पे भी अगर आप आइए, इस पे भी आप टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लीजिए, इस पे रिपेलिंग फोर्स लगेगा यानी इधर लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एग्जैक्टली एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। अब इस पॉइंट पे देखिएगा, सिर्फ इस पॉइंट पे जब आप देखिएगा तो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी रिपेल करेगा तो रिपेलिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। एग्जैक्टली इस पे भी बाहर की तरफ रिपेलिंग फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। लेकिन इसमें एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन के, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो अब हम इसको यूज करके सिंपली आप with the help of Gauss law you find the electric field at this infinite plane sheet with respect to their radius। अब हमें यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, सिंपली E का वैल्यू निकाल लेंगे। तो E का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, E.DA। तो AD BC सबके लिए अलग अलग निकालेंगे। तो ध्यान से AD के लिए क्या हो जाएगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल है, मतलब एंगल जीरो बनेगा। एंगल जब जीरो बनेगा तो E इंटू E डॉट है। अब ध्यान से डॉट और क्रॉस, तो डॉट जो होता है हमेशा स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे डॉट दोनों के बीच में क्या एंगल बन जाएगा, A दैट इज इक्वल टू cos 0, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। एग्जैक्टली AB के लिए हम निकालेंगे तो E डॉट A cos 90 हो जाएगा। ये आपका था, ये आपका किसके लिए था, ये AD के लिए था। सो AD, ये आपका था AB के लिए, सो AB। फिर क्या करेंगे, इसके लिए BC के लिए फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, E डॉट A cos 0। तो इसको आप क्या लिखिएगा, इसको BC, तो नीचे BC लिख देते हैं। फिर अब एक ही बचा CD के लिए भी ध्यान से देखिए, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया उसके जस्ट परपेंडिकुलर। सो E डॉट A cos 90। अब cos 90, अब ये बराबर जो हो जाता है, क्या हो जाता है, Q
क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके लिए AD के लिए ये था, AB के लिए ये था, BC के लिए ये था। अब सारे को आप सिंपली यूज कीजिए और आपका यहाँ से उसका वैल्यू निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ध्यान से देखिए, अब उसको हम AD के लिए क्या है, E डॉट A cos 0 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली, देखिए जो 90 डिग्री वाला है यानी AB वाला, यानी ये वाला 0 हो जाएगा, AB वाला, और ये जो है आपका CD, ये आपका CD के लिए है तो CD वाला भी 0 हो जाएगा, AB वाला भी 0 हो जाएगा, बच जाएगा बस जिसमें cos 0 है। सो 2 टाइम्स E डॉट A दैट इज इक्वल टू, ये दो 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, CD वाला 0 हो जाएगा, AB वाला 0 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा Q इनक्लोज्ड। अब Q क्या होगा, अब इसमें हम एक यूज करते हैं सिग्मा, इसको कहते हैं आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज को पूरा का पूरा सरफेस में हम डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं तो उसको कहते हैं, यानी इसको सिग्मा को लिख सकते हैं चार्ज डिवाइडेड बाय होल इट्स एरिया। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा एरिया में ही डिवाइड होगा, तो एरिया में पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली बात है कि चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू A। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं Q इनक्लोज्ड में आप लिख सकते हैं Q बराबर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू A इट्स एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप याद अब रखेंगे कि जब भी प्लेन शीट की बात करें तो प्लेन शीट में क्या होगा, प्लेन शीट जब भी हो तो प्लेन शीट के लिए जब हम बात करेंगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एप्सिलॉन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब कांस्टेंट आता है, सिग्मा किसी का कांस्टेंट होगा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये वैल्यू आप हमेशा याद रखेंगे कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहें वो भी इनफाइनाइट प्लेन शीट की बात करें तो हमेशा आप याद रखेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारा प्रॉब्लम हम इस चैप्टर में करेंगे, इसीलिए हम इसको डेराइव करके विथ ये भी आपको समझाएंगे क्या गॉस लॉ है, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो ये हम सारा आपको डेराइव करके बताए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, सारे प्रोफाइल हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इसमें करके हम नेक्स्ट चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। अब ध्यान से देखिए, पिछला वाला जो हम देखे थे सिर्फ प्लेन शीट था, अब हम क्या यूज करेंगे, कंडक्टिंग सरफेस। एक नया वर्ड हम यूज किए हैं, कंडक्टिंग सरफेस। अब इसका क्या एप्लीकेशन है ये हम देखेंगे। अब हम एक स्क्वायर टाइप प्लेट लिए हैं, ये जो है कंडक्टिंग सरफेस है। अब इसमें हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग सरफेस। अब हम क्या रखेंगे, इस पे हम चार्ज इस टाइप से प्लस Q चार्ज पूरे इसके सरफेस में, क्योंकि ये कंडक्टिंग सरफेस है तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का कंसेप्ट बहुत ही क्लियर कट में हम यहाँ लिख देते हैं। जब कंडक्टिंग सरफेस बोले, कंडक्टिंग सरफेस, तो याद रखिएगा चार्ज जो है उसके दोनों साइड में इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। चार्ज इज distributed equally on both side of conductor। जब वो कंडक्टिंग का बात करें और जब वो नॉन कंडक्टिंग का बात करें तो क्या होता है, ये कंसेप्ट बहुत बार आपको ये कैपेसिटर वाले चैप्टर में है तो इसीलिए हम पहले ही बता दिए हैं। नॉन कंडक्टिंग सरफेस, नॉन कंडक्टिंग सरफेस, जब नॉन कंडक्टिंग की बात हो तो चार्ज जो है दोनों सरफेस पे नहीं होगा, सिर्फ एक सरफेस पे होगा। जैसे हम प्लेन शीट लिए तो उसके सिर्फ एक ही सरफेस पे चार्ज आएगा,
दूसरे सरफेस पे चार्ज आएगा ही नहीं आएगा। तो ये आप हमेशा समझिएगा कि जब आपको कंडक्टिंग की बात करें, जब आपको नॉन कंडक्टिंग की बात, जब नॉन कंडक्टिंग की बात करें तो चार्ज जो है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज distributed on either side of non-conducting surface, either side of non-conducting surface। मतलब अगर वो कंडक्टिंग हो तो उसके दोनों साइड चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द आइदर साइड, या तो इस साइड या तो इस साइड, दोनों साइड नहीं, आइदर साइड। यहाँ पे हम क्या यूज किए, आइदर साइड। यहाँ पे है कि ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे, क्योंकि वो कंडक्टर है, कंडक्टर में साइड मैटर नहीं करता है, क्योंकि चार्ज जो है पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। सो बस इतना ही फर्क है कंडक्टिंग, क्योंकि ये चैप्टर में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का कंसेप्ट बहुत क्लियर कट है। अगर इससे आप समझ जाए तो बहुत है। अब हम इसको यूज करके हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। अब उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। फिर हम इस्तेमाल करेंगे E डॉट टी ए दैट इज इक्वल टू E dot dA that is equal to Q enclosed divided by epsilon naught, Q enclosed divided by epsilon naught। इसका with the help of this Gauss law, with the help of Gauss law, अब हम इसका यूज करके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कंडक्टिंग है तो आइदर साइड, कोई मतलब जब नॉन कंडक्टिंग हो तो सिर्फ एक ही साइड, सो आइदर साइड, आइदर दिस और दैट। बट अगर कंडक्टिंग हो तो, कंडक्टिंग है तो पूरा सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो जब भी इस पे बात करेंगे, तो अब हम देखते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालेंगे तो हम यही इस्तेमाल करेंगे, E डॉट डी ए। फिर हम जैसे कि पहले भी लिए थे, अब इस बार भी हम लेंगे एक सरफेस, हम गॉसियन सरफेस लेते हैं, उसको हम इस टाइप से इसमें दोनों साइड पे होगा, उसमें सिर्फ एक ही साइड पे था, इसमें दोनों साइड पे हो जाएगा। बस इतना ही फर्क है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का केस। जब आप प्लेन सीट लेते हैं तो वो नॉन कंडक्टिंग का केस है, तो सिर्फ एक ही सरफेस पे आएगा, दूसरा सरफेस पे वो नहीं आएगा। तो ध्यान से देखिए, इस टाइप से हम फिर लिए आपको गॉसियन सरफेस। जब भी आपको निकालना हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस गॉसियन सरफेस वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब ध्यान से देखेंगे, फिर हम ये लिए, इसको कहते हैं आपको गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब ध्यान से देखिए, E डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें हम कंसेप्ट लगाएंगे, फिर वापस से वही काम करेंगे। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर इस पॉइंट पे निकालना हो तो इधर होगा, क्योंकि आपको फिर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेना पड़ेगा। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर दिखाई देगा, क्योंकि रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज रिपेल इच अदर। एक्जैक्टली इस पॉइंट पे भी आपको रिपेल करेगा। फिर ए बी सी डी इस टाइप से नेमिंग दे दीजिए, बाकी यूज हम यही कंसेप्ट करेंगे। क्या है ए बी सी डी इस टाइप से। अब इसमें फर्क क्या पड़ेगा, इसमें फर्क ये पड़ेगा कि इसमें चार्ज जो है इक्वली दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। प्लेन सीट में सिर्फ एक चार्ज, क्योंकि वो नॉन कंडक्टिंग सरफेस था। तो आप क्या करेंगे, एग्जैक्टली इसके द्वारा तो जीरो हो जाता है, ई डॉट डी ए, ई डॉट ए ये हो जाएगा cos 90 इसके केस में। ये कौन सा है, सी डी। इसके केस में क्या हो जाएगा, बी सी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। बस फर्क कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का फर्क, इधर एरिया वेक्टर हो जाएगा
तो ध्यान से देखिए, इसका तो 0 हो जाएगा, फिर भी लिख देते हैं ई डॉट ए ये हो जाएगा BC के लिए तो cos 0, ये हो जाएगा आपका BC के लिए। फिर हम यूज करेंगे ई डॉट ए, फिर हम यूज कर देंगे आपका AB के लिए cos 90, फिर एग्जैक्टली AD के लिए ई डॉट ए cos 0, ये आपका AD के लिए। तो ये इक्वल किसके होगा? इक्वल होगा Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला भी टर्म 0 हो जाएगा। सो 2 टाइम्स ई डॉट ए दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए Q इनक्लोज्ड का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये जो है दोनों सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसमें सिर्फ एक सरफेस पे आया था। तो जब एक सरफेस पे आया था तो सिग्मा का वैल्यू क्या होता है? Q, और पूरा सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो दोनों साइड में हो जाता है। तो सिग्मा Q का वैल्यू यहाँ से आया था सिग्मा इंटू ए। एग्जैक्टली इसमें ये आपका कंडक्टिंग का केस है, तो कंडक्टिंग में दोनों साइड में इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जब दोनों साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो क्या होगा? सिंपली हम यूज कर देंगे, एक इस साइड में भी होगा, एक उस साइड में होगा, तो दोनों साइड में होगा तो 2 टाइम्स इस पे भी आ जाएगा, यानी BC पे भी आ जाएगा। सो Q BC प्लस Q AD, यानी कि ये दोनों सरफेस पे इक्वली आ जाएगा। अब आ जाएगा, ध्यान से देखिए, तो इस पे आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा। पिछला वाले में सिर्फ एक ही सरफेस पे था क्योंकि वो नॉन कंडक्टिंग का केस था, इसमें दोनों में, तो Q का वैल्यू इसके केस में भी सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, इसके केस में भी सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो आप इसको यूज कीजिएगा, तो 2 इंटू ई डॉट ए दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स सिग्मा इंटू ए से ए कैंसिल, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, एक एप्सिलॉन नॉट नीचे छूट गया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिर्फ आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखिए, जब नॉन कंडक्टिंग हो तो क्या होता है, अब ऐसे भी आप समझ सकते हैं। आप सिंपली, आपको जब हम कैपेसिटर में समझाएंगे तो डायरेक्ट आप समझाएंगे कि आप ऐसा याद रखिए, जब वो नॉन कंडक्टिंग का केस है तो चार्ज एक ही साइड रहेगा। जब एक ही साइड चार्ज रहेगा तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अब जब हम करेंगे कंडक्टिंग, तो जब कंडक्टिंग की बात है तो पूरा यूनिफॉर्मली आइदर साइड, दोनों साइड में चला जाएगा। दोनों साइड में जब जाएगा, बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये आप याद रखेंगे किस टाइप से आया, तो ये आपका आ गया आंसर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखिए, जब कंडक्टिंग का केस है तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होता है, और जब नॉन कंडक्टिंग का केस है तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होता है, मतलब उसका जस्ट हाफ हो जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि इसमें दोनों साइड में हो जाता है। जब दोनों साइड में, तो 2 से 2 दोनों आप आपस में कैंसिल हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, इसका जो वैल्यू आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे किसके केस में? कंडक्टिंग, और नॉन कंडक्टिंग के केस में इसका आधा हो जाता है। अब हम केस में क्या होता है, अब उसके हम तीनों साइड पे निकालेंगे, इनसाइड, आउटसाइड, एट द सरफेस। तीनों पॉइंट पे हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। अब ध्यान से देखते हैं, ये आपका आ गया सॉलिड सिलेंडर। अब इसमें हम प्लस Q चार्ज इस टाइप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए पूरा वॉल्यूम में। अब हमको देखिए, तीनों चीज हम आपको यूज करके हम बताएंगे। लैम्डा देख लिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा भी देख लिए जिसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अब हम देखते हैं नया टॉपिक जिसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसमें हम यूज करेंगे उसको डेल्टा जिसको हम यूज कर रहे थे। अब इसको हमको देखते हैं कि एक सॉलिड सिलेंडर है
अब उसके अलग अलग पॉइंट पे इसका रेडियस आप ले लीजिए कैपिटल आर, मतलब इसका जो रेडियस है वो आपका कैपिटल आर है। आपको क्या निकालना है, इसके इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो जैसा कि हम यूज करते हैं हर बार की तरह गॉस लॉ, तो क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस इस टाइप से हम एज्यूम करेंगे, इस टाइप से हम गॉसियन सरफेस एज्यूम किए, क्योंकि हमारा जो भी कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट क्या होता है, ई डॉट डी ए दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कंसेप्ट होता है ई इनक्लोज्ड, मतलब उस पैक्ड सरफेस में कितना इनक्लोज्ड है। तो ध्यान से देखते हैं, इसका रेडियस आर है, लेंथ भी आप ले लीजिए, लेंथ आपका इसका एल है। आपको निकालना है इसके आउटसाइड, इनसाइड, सरफेस, मतलब 3 पॉइंट पे आपको इसका निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ई डॉट डी ए लेंगे। अब ध्यान से देखते हैं इसके अलग अलग पॉइंट पे इसका ई डॉट डी ए का वैल्यू क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जब भी आप निकालिएगा इस पॉइंट पे तो क्या होगा, सिंपली बात है, रिपेल करेगा। एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लीजिएगा तो रिपेल करेगा। इस पॉइंट पे जब आप लीजिएगा सिंपली रिपेल करेगा, इस पॉइंट पे जब लीजिएगा सिंपली रिपेल करेगा। मतलब हमेशा उसके आउटसाइड यानी रेडिकली आउटवर्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमेशा मतलब बाहर की तरफ इस टाइप से उसका वैल्यू आपको दिखेगा, यानी रेडियली आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको। और एरिया वेक्टर क्या होता है, वो भी होता है रेडियली आउटवर्ड। एरिया वेक्टर तो हम आपको बताए ही थे, हमेशा इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा रेडियली आउटवर्ड। क्या लेना है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लीजिए, अगर रिपेल कर रहा है तो बाहर जिस डायरेक्शन होगा, तो ध्यान से देखिए एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। एरिया वेक्टर तो वैसे भी उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर हो जाता है, और रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टेड अलोंग रेडियली आउटवर्ड, मतलब हमेशा रेडियली आउटवर्ड है। तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए एरिया कॉस 0, क्योंकि एंगल 0 बनाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है, एरिया वेक्टर भी ऊपर है, एग्जैक्टली इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच, मतलब दोनों के बीच में 0 एंगल बन रहा है, दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, ई एरिया क्या होगा, इस सॉलिड सिलेंडर का एरिया क्या होगा, एरिया आपको पता होगा 2 पाई आर एल इसका एरिया होता है, आर रेडियस है, 2 पाई आर एल इसका हो जाएगा एरिया, दैट इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। अब ध्यान से देखिए, अब हम यूज करेंगे डेल्टा, इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। अब ये जो चार्ज है ये सिर्फ एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये पूरा वॉल्यूम में इसीलिए इसको हम सॉलिड स्फीयर में, हम पूरा वॉल्यूम में हम क्यू चार्ज, तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा। तो यहां से चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम इसका क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, सिंपली आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसका वॉल्यूम हो जाता है सिंपली पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अब ध्यान से देखिए, एक एरिया आपको पता हो जाता है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, तो एरिया भी आपको पता हो गया, तो यहां पे लिख दीजिएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या आ जाएगा, सिंपली यहां से आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसका अब जब एरिया आप निकालिएगा तो सिंपली क्या हो जाएगा,
पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अब पाई आर स्क्वायर इंटू एल ये हो गया उसका एरिया, और यहाँ से चार्ज का वैल्यू, चार्ज यहाँ हो जाएगा डेल्टा का वैल्यू चार्ज Q डिवाइडेड बाय यहाँ से क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। तो यहाँ से Q का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा इंटू पाई आर स्क्वायर एल। तो यहाँ पे सिग्मा से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ई का वैल्यू आपका आ जाएगा सिंपली सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा। सो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका आ गया सिंपली क्या आ गया, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है बाय 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय आर। आर क्या है, अब आर ध्यान से देखिए हमको तीनों साइड पे निकालना है, इनसाइड आउटसाइड सरफेस। तो आर का अलग अलग वैल्यू आप रखिएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग अलग वैल्यू आएगा। तो ध्यान से देखिए आर का वैल्यू हम अगर यहाँ पे रखते हैं कि हमको इनसाइड चाहिए, इनसाइड, तो इनसाइड के लिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनसाइड हो जाएगा। तो आर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आ गया आपका डेल्टा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब ध्यान से देखिए एट सरफेस, तो एट सरफेस में हो जाएगा आर जो हो जाएगा कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो जब कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका आ जाएगा डेल्टा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। इस सरफेस पे हुआ। अब इनसाइड हो जाएगा, तो इनसाइड हो जाएगा तो आर क्या है, आर हम जब भी लेते हैं याद रखिएगा वो जनरलाइज केस लेते हैं, मतलब उसका वैल्यू बढ़ सकता है घट सकता है। तो आर जो है हम जनरलाइज केस लेते हैं, ये आपको सिंपल सा जनरल पॉइंट आर जो होता है यहाँ पे जनरल पॉइंट होता है। सो आर से कंफ्यूज मत कीजिए इनसाइड, तो आर इज लेस देन स्मॉल आर क्योंकि इनसाइड है, इनसाइड हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिंपल सा बात है स्मॉल आर। अब ध्यान से देखिए आउटसाइड, तो आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, बस वैल्यू यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो इसका आप थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए शेप, विजुअलाइज मतलब इसको अगर हम ग्राफिकल अप्रोच से आपको समझाएं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू उसके सरफेस पे होता है, उसके बाद उसका वैल्यू घट जाता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया कि इसके बीच का आप ग्राफ बनाएं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इसके आर क्या है उसके पॉइंट पे, मतलब रेडियस इसके सेंटर से दूर जाते हुए आर होता है। तो आर अगर बहुत ज़्यादा होगा मैक्सिमम वैल्यू इसका हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ये अपना सरफेस पे पहुंचेगा, मतलब जब कैपिटल आर का वैल्यू आर के बराबर हो जाएगा तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे हो जाएगा डेल बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। उसके बाद वैल्यू इसका घटेगा और ये कुछ इस टाइप से ग्राफ बनाएगा, हाइपरबोलिक ग्राफ बनाएगा। तो सिंपल सा बात है, इसका अगर ग्राफ आपसे पूछे तो ग्राफिकल अप्रोच से आपको क्लियर हो गया। इतना करने से इसका वैल्यू बढ़ेगा और टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली टेन थीटा का वैल्यू डेल्टा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी इसका अगर थीटा का वैल्यू आपको टेन थीटा का वैल्यू पूछे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और सिंपली ध्यान से देखिए शुरुआत में ये बढ़ रहा है, बढ़ते 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 मैक्सिमम ये जब ये सरफेस पे पहुंचता है, तब इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है। उसके बाद ये डिक्लाइन करता है, वो भी हाइपरबोलिक ग्राफ ये बनाता है। उसके बाद ध्यान से देखिए जब ये आर का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सिंपली बात है जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। मतलब क्या समझे कि सॉलिड स्फीयर में जितना रेडियस हम बड़ा रखेंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ही कम होगा। और मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम वो अपने सरफेस पे शो करेगा और उसका वैल्यू क्या होगा डेल्टा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मिनिमम सिंपली बात है कि जब वो सेंटर पे होगा, सेंटर पे जब 0 होगा,
सेंटर पे, और उससे थोड़ा सा जाएंगे तो बढ़ेंगे, तो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा उसके सरफेस पे। उसके बाद वो सिंपली हाइपरबोलिक ग्राफ बनाता है और उसके बाद डिक्रीज करता है। तो इस लेक्चर में हम इस सारे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट भी क्लियर